बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़मान पार्क के मुहासरे के बाद इमरान खान पर क्या बीती और मुहासरे से पहले क्या हुआ, और फिर ये है कि ये जो ख़बर पीटीआई ने कल चलाई कि इमरान खान को बाहर जाने की पेशकश की गई है और सऊदी अरब का तैयारा भी उसे लेने के लिए आ रहा है, और तीसरा ये कि इमरान खान हुकूमत को दाना डालने के लिए या हुकूमत से मिन्नत तरले करने के लिए अकील, करीम, ढिड्डी और गौहर एजाज को किस पस मंज़र में लाया है, वो उसकी सारी कहानी है। और फिर ये कि चौधरी शुजात का एक बयान जो दरअसल ख़बर है, और आप जानते हैं अच्छी तरह कि चौधरी शुजात के बयान में अगर कोई मुतालबा हो तो वो दरअसल मुतालबा नहीं होता, वो ख़बर होती है। क्योंकि चौधरी शुजात पाकिस्तान के 3-4 उन लीडरों में शामिल होते हैं जो मुर्गे बादरमा कहलाते हैं, यानी जिन्हें हवा की रुख का सबसे पहले अंदाज़ा होता है और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो चुनांचे उनके बयान को मुतालबा मत समझिए, बल्कि उस फैसले की इतला समझिए जो हो चुका है। तो नाज़रीन, सर ज़मान पार्क का मुहासरे का किस्सा ये है कि जैसे ही सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने ये अल्टीमेटम दिया कि ज़मान पार्क में 40 से 50 दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वो हमारे हवाले किए जाएं वरना ऑपरेशन किया जाएगा, तो इस अल्टीमेटम के नशर होने से पहले पुलिस फोर्सेस ज़मान पार्क के चारों तरफ अपना मुहासरा मुकम्मल कर चुकी थी, जिसकी वजह ये थी कि अगर पुलिस फोर्स बाद में आती तो बीच में जो टाइम मिलना था इमरान खान ने ज़मान पार्क से उन ट्रेंड दहशतगर्दों को भाग निकलने का मौका देना था कि कहीं चले जाओ, और वो उनमें से एक बड़ी तादाद फ़रार होने में कामयाब हो जाती। इसलिए अल्टीमेटम बाद में दिया गया और मुहासरा पहले किया गया। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मुहासरे से पहले भी ज़मान पार्क में कारकुनों की तादाद ना होने के बराबर थी। वहाँ मौजूद अखबार नवीस बताते हैं, मीडिया पर्सन बताते हैं कि 10 से 15 कारकुन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। और जब मुहासरा शुरू हुआ तो ये लोग भी वहाँ से गायब हो गए। और उससे बड़ा वाक़या ये हुआ कि जब मुहासरे की ख़बर आई और इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से ये वो उनकी मशीनरी सरगर्म हो गई कि इमरान खान को पकड़ लेंगे, बल्कि पुलिस मुकाबले में मार देंगे, हर तरह की बात उड़ाई गई। इसके बावजूद पूरे लाहौर से, किसी भी जगह से कोई ख़बर ऐसी नहीं आई कि फ़लाँ जगह से कारकुनों का एक दस्ता पहुँच गया। आपको याद होगा पिछली मरतबा जब ज़मान पार्क का मुहासरा किया गया था तो इसी तरह सड़कें बंद की गई थी, लेकिन शहर से कई 100 कारकुन, 300-400 तादाद उनकी होगी, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकल कर ज़मान पार्क पहुँचे थे। और पुलिस के साथ उनका तसादम हुआ था, टकराव हुआ था, लाठी चार्ज, शेलिंग, मुकाबला, लड़ाई झगड़ा। और इस झगड़े के दरमियान या दौरान उनकी एक तादाद अगर 400 आए थे तो 150-200 कारकुन ज़मान पार्क दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज मामला उसके बिल्कुल बरअक्स रहा है। ज़ाहिर है इससे इमरान खान की हौसला शिकनी भी हुई और उसे आने वाले हालात का अंदाज़ा भी हो गया। यही वजह है कि जब उसने एक तकरीर की तो उसमें उसने ये पेशकश भी की कि मीडिया की टीम आए और उसकी मौजूदगी में ऑपरेशन हो तो मैं ऑपरेशन ख़ुद अपनी निगरानी में होने देने के लिए तैयार हूँ। यानी इस मरतबा उसने ये बात नहीं कही कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो वही रद्द-ए-अमल होगा जो पहले हुआ था। ये धमकी उसने सुप्रीम कोर्ट में बिंदियाल की मौजूदगी में दी थी। तो अब उसका वो लहजा उस तरह नहीं था, थका लहजा था। और उसमें वो एक मरतबा जब उसने ज़िक्र किया कि फ़ौज और हमारी पार्टी को लड़ाया जा रहा है तो उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे नहीं पता कि सचमुच उसकी दिल कैफियत थी या एक मगरमच्छ के आंसू थे, अपने हामियों के दिलों पर असर डालना था, ये क्या था। बहरहाल उसकी तकरीर में आज शिकस्त खुर्दगी की वाज़ेह निशानियाँ नज़र आई। तो नाज़रीन, ये मुहासरे का किस्सा था। मुहासरे से पहले क्या हुआ? मुहासरे से पहले इसका मुरीद के में कल जलसा था। तो मुहासरे से पहले इसने पूरे इलाके जिसमें लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला और फैसलाबाद और कसूर और उकाड़ा तक का जो इलाका, सियालकोट तक का इलाका जो है, इस सारे इलाके में उन तमाम लोगों को जिनको इसने टिकट दी है, यानी टिकट होल्डर और पार्टी के अहदेदारों को बुलाया था कि इस जलसे की तैयारी करनी है। नाज़रीन, कोई वहाँ नहीं पहुँचा।
इसने ऑप्शन दी कि वीडियो लिंक के ज़रिए बात कर ली जाए, लेकिन वीडियो लिंक पर भी बात नहीं हो सकी स्वाय इक्का दुक्का के चुनाचे। इसने ये बहाना बनाकर कि जलसे की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए ये मैं जलसा मनसूख कर रहा हूँ। क्या इसने इससे पहले कभी कोई ऐसा जलसा मनसूख किया जिसकी इजाज़त ना मिली हो? ये तो ज़बरदस्ती जलसा करता था, इजाज़त मिले या ना मिले। इजाज़त का तो इशू नहीं है, असल इशू ये था कि इसको जलसा कामयाब करने के लिए जिस टीम की ज़रूरत थी वो टीम इसे कल दस्तयाब नहीं हुई। पहली मरतबा ये हुआ है, वरना ये होता था कि ये 6 ओहदेदारों को बुलाता था जलसे के इंतज़ामात के लिए, तो 8 पहुंच जाते थे। अब ये बिल्कुल यकसर उलट मामला हुआ। वो क्या कहते हैं कि ये पल भर में ये क्या माजरा हो गया, ये उस तरह का माजरा इसके साथ हो गया। ज़ाहिर है इससे इसकी दिल शिकनी भी हुई और साथ ही इसको अंदाज़ा भी हो गया कि हवा जो है बिल्कुल उसका रुख पलट गया है। अब बादे मुखालिफ वो भी गर्म हवा के थपेड़े चल पड़े हैं, जिसमें इसके लिए सांस लेना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। तो नाजरीन, ये गिड्डी का इशू जो है, ये करने से पहले मैं चौधरी शुजात का वो क्यों न बता दूं, जिसका मैंने जिक्र किया। उन्होंने एक बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए और इसके दहशत गर्दों को फौजी अदालतों के ज़रिए सज़ा दिलवाई जाए। और ये मसला सियासी नहीं है, ये मुल्क की बका का मसला है। तो नाजरीन, अब तक हमारा अंदाज़ा था और बहुत सारे लोगों का और भी अंदाज़ा था कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगेगी, बल्कि एक नई पीटीआई बनाई जाएगी माइनस इमरान खान और माइनस जो चोटी के शयातीन हैं उनको माइनस करके बाकी ईमानदार लोगों पर एक मुश्तमिल एक नई पीटीआई बनाई जाएगी। लेकिन चौधरी शुजात की इस बयान से पता चलता है कि वो ऑप्शन अगर थी तो उसको तर्क कर दिया गया है। अब सीधा साधा फैसला ये है कि पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, वरना चौधरी शुजात ये बयान देने वाले नहीं थे। ज़ाहिर है वो सियासत में उनके हर एक के साथ रवादारी के ताल्लुकात होते हैं। अगर पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी या नहीं लगती तो इस बयान की बुनियाद पर पीटीआई वालों से चौधरी शुजात के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा और ख़राब हो जाएंगे। चौधरी शुजात ऐसा काम नहीं करते। उन्होंने ये मुतालबा किया ही तब है जब उन्हें हालात की संगीनी का इल्म हो गया है कि क्या होने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि सऊदी अरब के तमाम शाही ख़ानदान की और उनकी तमाम हुकूमती ज़ोमा की कैफियत इस वक्त ये है, और आज से नहीं, ये 1.5-2 साल से है जब से वो तैयारे वाला वाक़या हुआ है, वो ये है कि अगर इनके सामने कोई गैर मुल्की मेहमान इमरान खान का नाम भी ले दे तो इनकी हालत गैज़ो गज़ब की वो हो जाती है कि अगर सिफारती आदाब रुकावट ना बने तो वो उस मेहमान को हुक्म दें कि भाई तुम अपना 2 रोज़ का दौरा, 3 रोज़ का दौरा जो भी है इसे मुख्तसर करो और इसी वक्त सऊदी अरब से तशरीफ़ ले जाओ। वो इमरान खान का नाम सुनना पसंद नहीं करते। और ये पीटीआई वाले जो अबू जहल है या शयातीन हैं, वो ये ख़बर उड़ा रहे हैं कि सऊदी अरब तैयारा भेज रहा है, माशाअल्लाह। अच्छा, इसको बाहर भेजने की किसी ने कोई पेशकश नहीं की, ना इसे बाहर जाने दिया जाएगा, इसे सज़ा मिलेगी। ये पुख्तगी के साथ फैसला हो चुका है। गिड्डी की आमद की वजह से ये इतला मिली। गिड्डी अकेला नहीं था, इसके साथ वो गौहर एजाज भी था, अपटमा, और इन दोनों डाकुओं ने, तजारती डाकुओं ने, तजारती बदउनवानों ने, तजारती बदकमाशों ने इमरान खान के दौर में अरबों रुपए के डाके मारे हैं सरकारी ख़जाने पर। बहुत एहसानात हैं इमरान खान के इन पर, मुल्क को लूटा है इन दोनों ने। तो इमरान खान ने ये हालात को भांपते हुए कि मैं तो मारा गया, जान तो शिकंजे के अंदर आ गई, बल्कि वो जो गन्ना पेलने वाली मशीन होती है उसके अंदर आ गई, अब क्या बनेगा। तो इससे पहले आरफ उल्वी, वो ईवान सदर वाला, उसने भी इमरान खान को एक फ़ोन किया और इस फ़ोन में जो उसने बात कही वो ख़ुद सदर ने अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं को बता दी कि मैंने इमरान खान को ये मशवरा दिया है। मशवरा क्या था? आरिफ उल्वी ने कहा कि खान साहब, ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनकी वजह से राय अम्मा हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी है। और नाज़रीन, ये वो हकीकत है जिसको पाकिस्तान का हर शख्स अपनी खुली आँखों से देख रहा है। मैं एक बात कहा करता हूँ और वो बात सियासी हरकियात के हवाले से मेरी राय नहीं है, वो सबको पता है कि किसी भी लीडर की एक मकबूलियत होती है, हादसाती मकबूलियत। वो जिस तरह एक हादसे या एक वाक़े या एक माहौल में वो हमायत उसे मिलती है,
तो किसी दूसरे हादसे या दूसरे माहौल की वजह से वो हमायत वापस भी चली जाती है। इसे हम आसान लफ्ज़ों में फ्लोटिंग फेवर कह सकते हैं। यानी एक तो बुनियादी किसी पार्टी की हमायत होती है जो नहीं डोला करती, लेकिन एक हमायत वो होती है जो किसी वाक़े से मुतअस्सर होकर उस पार्टी को मिल जाती है, जैसे कि मज़लूमियत का कार्ड जिसे हम कहते हैं। मज़लूमियत का कार्ड होने का मतलब ही ये है कि अगर ये कार्ड ना होता, जैसे कि बेनज़ीर की शहादत हुई थी, तो अगर बेनज़ीर शहीद ना होती तो उन्होंने इलेक्शन, उनकी पार्टी ने हार जाना था। लेकिन उनकी शहादत की वजह से एक लहर पैदा हुई, वो जो फ्लोटिंग वोट होता है उसके अंदर पीपल्स पार्टी की फेवर में, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई। तो इस वाक़े ने इमरान खान की वो फ्लोटिंग जो फेवर थी वो उड़ा के रख दी है। अब इमरान खान को राय अम्मा की हमायत, और मैं ये दावा यहाँ अपने कमरे में बैठकर कर रहा हूँ, आप चाहें तो, बल्कि मेरे ख्याल में आप भी मुशाहदा कर चुके होंगे कि पब्लिक में, बाहर अवाम के अंदर इमरान खान और इस हवाले से क्या फ़ज़ा पाई जाती है, ख़ास तौर पर जब उस वाक़े की तफसीलात ऑडियो और बल्कि वीडियोज़ की शक्ल में, वीडियो क्लिपों की शक्ल में जिस तरह फैलती गई, ये हमायत हवा होती गई। वो वीडियो क्या थी आपने देखी, किस तरह छावनियों को आग लगाई गई, एयर फोर्स का वो तैयारा तबाह किया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 1965 की जंग का वो यादगार तैयारा है जो अपनी ओरिजिनल हालत में तो नहीं है, उसके ढांचे को उन्होंने नए सिरे से बनाया होगा, कि जिसने MM आलम जिसको उड़ा रहा था और जिसने 5 भारतीय तैयारे एक ही चंद लम्हों के अंदर गिरा दिए थे। तो वो कौम के इफ्तिखार की निशानी और यादगार थी। वो न सिर्फ फ़ख्र था बल्कि नॉस्टैल्जिया का भी उससे ताल्लुक़ था। तो उस तैयारे की चीज़ें आई। फिर जिस तरह जर्नैलों की वर्दियाँ जलाई गई सड़कों पर लाकर, उनको फाड़ा गया, उन पर जूतों समेत नाचा गया, और जिस तरह वो एक हसन नियाज़ी नामी गुंडे ने वो पतलून लहराई और कहा कि हमारे जनरल साहब की कमर इतने इंच है, और बहुत सारे वाक़यात जो इस तरह के हुए। ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात इसके अलावा हुए कि जिस तरह मोटरवे का जो प्लाज़ा होता है उसको नज़र आतिश किया गया, जो एक बड़ी स्कीम का हिस्सा था, मुराद सईद ने बनाई थी कि पख्तूनख्वा का राब्ता पंजाब और बलूचिस्तान से काट दिया जाए। चुनाचे मोटरवे को जगह जगह से आग लगाई गई, मुख्तलिफ सड़कों पर हजूम बिठा दिए गए, ट्रक खड़े कर दिए गए, उनको आग लगा दी गई ताकि राब्ता कट जाए। ये एक अलग घिनौनी साजिश थी जिसका जिक्र मैं किसी और ब्लॉग में करूँगा। तो जैसे जैसे वो वीडियोस फैलती गई वैसे वैसे आवाम के अंदर PTI से नफ़रत का मादा बढ़ता गया। बहरहाल तो उल्वी ने इसको मशवरा दिया कि ये फ़ज़ा है, जान हमारी फंस चुकी है, बचने के आसार या इम्कानात या गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से हम बंद गली में घुस गए हैं, चारों तरफ से अब हम बिल्कुल एक मुहासरे में। तो अब बचत का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम हुकूमत को किसी तरीके से मुज़ाकरात के रास्ते पर लाए। नाज़रीन, जब मुज़ाकरात होती है तो क्या होता है, एतमाद पैदा करने के लिए कुछ इक़दाम किए जाते हैं। मसलन मुतल्लका पार्टी के ख़िलाफ़ हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही होती है उससे उनको रोक दिया जाता है, और गिरफ़्तार रहनुमाओं में से कुछ को रिहा कर दिया जाता है, यानी गोया कि एक रिलीफ मिलता है। तो ये थी स्कीम, जिसके बाद फिर इमरान खान ने ढिड्डी और गौहर एजाज से रब्ता किया कि मैंने तुम पर एहसान किए हैं इतने, हर साल तुम्हें कौमी ख़जाना से अरबों का फ़ायदा पहुँचाया है, तो अब मैं मारे जाने के करीब हूँ, तो मेरी मदद करो। चुनांचे वो इमरान खान से मिलने आए, और इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये मुल्क का तकाज़ा है, मुल्क के वजूद का तकाज़ा है, हम ज़रदारी के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, वज़ीर आज़म के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, आर्मी चीफ़ के पास भी जाने के लिए तैयार हैं। इन ठगों का मुल्क से क्या वास्ता, जो मुल्क को लूटते हैं और जिन्होंने इमरान खान के 4 साल के दौर में मुल्क को लूटा है, उनको मुल्क से क्या वास्ता हो सकता है। बहरहाल ये कहानी थी जो कि बर आती हुई नज़र नहीं आती, इसलिए कि मुज़ाकरात, अव्वल तो मुज़ाकरात, हुकूमत मुज़ाकरात पर तैयार नहीं है मौजूदा सूरत हाल में, और फ़र्ज़ कीजिए मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए, तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये नहीं रुकेगी। ये बहुत आला सतह पर कतई पुख्ता पक्के फैसले हो चुके हैं कि इस कार्रवाई को मुकम्मल करना है, क्योंकि अगर इसे मुकम्मल ना किया गया तो इसका मतलब है कि किसी और मरहले पर मुस्तकबिल में कोई और पार्टी इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर फ़ौज पर हमला आवर होगी, फिर फ़ौज का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। चुनांचे ये तो बात ज़हन से निकाल दें कि ये कार्रवाई अब किसी तरीके से रुक सकती है।
تو یہ قصہ کہانی تھی اس سارے ڈرامے کا، جس کو انہوں نے یہ رنگ دیا کہ جہاز آ گیا ہے اور ترکی بیچ میں کود پڑا ہے اور پتہ نہیں چین بھی کود پڑا ہے، اور سعودی عرب نے دھمکی لگا دی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور اس کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا، یا اس طرح کی عجیب عجیب متضاد کہانیاں۔ یہ کہانی بھی چلی کہ ترکی اور سعودی عرب اور امارات نے اور چین نے، ان تینوں چاروں ملکوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرو ورنہ تمہاری ساری امداد بند، لا حول ولا قوت۔ بہرحال آخر میں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ پارٹی جھڑنے لگی ہے۔ سندھ کے 2 MP گئے، پنجاب کے ایک MP نے ٹکٹ واپس کر دیا، عامر کیانی نے پارٹی چھوڑ دی، ابھی اور نام آئیں گے بہت سارے، اور خاص طور پر فواد چودھری اور ولید اقبال نے جو کچھ کیا ہے، عمران خان کو اس کی توقع نہیں تھی۔ فواد چودھری نے تو یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور مجرموں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ ولید اقبال نے اس سے آگے بڑھ کر اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ حملے ہماری ہی پارٹی کے کارکنوں نے کیے ہیں، اور ناظرین ولید اقبال کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہشت گردی کے اس منصوبے میں شامل نہیں تھا، فواد چودھری تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آگے معاملات چلیں گے، بہت سارے لوگ اور جھڑیں گے، کیونکہ صرف ہوا کا رخ ان کو نہیں معلوم ہوا ان لوگوں کو، بلکہ ان کو یہ بھی آئینے میں نظر آ گیا کہ ہونے کیا والا ہے، کون کون ٹانگ دیا جائے گا۔ تو اس پارٹی کو اب بکھرنے سے کوئی کیسے بچا سکتا ہے؟ تو ناظرین، باتیں تو اور بھی بہت ساری کرنے والی ہیں، تو ہاں ایک بہت ضروری بات رہ گئی، اس کی تصدیق جو ہے، یعنی تصدیق کی ضرورت نہیں، خبر یہ کلیئر ہے، لیکن تصدیق صرف ایک ریفرنس کے لیے کہ شوکت یوسف زئی نے ایک پیغام ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا کہ خدا کے لیے مذاکرات کرو۔ یہی بات الوی نے بھی کی ہے، اور یہی بات عمران کے ملازم خاص بندیال نے بھی کی، جو بظاہر پسپا ہو گیا اپنی نوکری بچانے کے لیے، لیکن بدستور اس کی جو عمران خان کی جو نوکری کر رہا ہے وہ نوکری پر بدستور موجود ہے۔ تو یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، اور پھر خود عمران خان نے اپنی تقریر میں وہ مرکزی نقطہ اس کی تقریر کا یہی تھا کہ خدا کے لیے مذاکرات کر لو، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، مذاکرات کرو ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں اپیلیں کر رہا ہے؟ تو یہ ساری کہانی ہے۔ تو اب پارٹی کے جھڑنے کا انتظار کیجیے، اور آج کسی بڑی خبر کا بھی انتظار کیجیے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔